हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। अब बात कर रहे थे किशोर अवस्था के बारे में, क्या होती है किशोर अवस्था, क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या परिवर्तन यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। तो आज हम ये जो चैप्टर है उसके जो नेक्स्ट टॉपिक हैं उसे हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, अभी तक आपने क्या क्या चीजें यहाँ पर पढ़ी हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर किशोर अवस्था के बारे में। क्या होती है किशोर अवस्था? किशोर अवस्था का मतलब होता है यहाँ पर, जैसे कि आपको यहाँ पर बता रखा है, जो एडोलसेंस है वो क्या है, यहाँ पर लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है परिपक्वता में बढ़ना। एडोलसेंस का मतलब होता है कि परिपक्वता आना, मेच्योरिटी यहाँ पर गेन करना। ठीक है, क्या एज हमने यहाँ पर देखी थी? आपने कहा था 10 या 11 वर्ष की उम्र में जो एडोलसेंस की जो एज है वो यहाँ पर शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर डेफिनेशन देखी थी, व्हाट इज एडोलसेंस। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, आपने कहा इट इज द टाइम पीरियड इन लाइफ व्हेन द बॉडी लीड्स टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंसेस सम चेंजेस। यहाँ पर जो एडोलसेंस होता है वो एक ऐसा टाइम पीरियड होता है। ठीक है, टाइम पीरियड की बात हो रही है, ध्यान दीजिए, टाइम पीरियड की बात हो रही है कि एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर कोई भी जो व्यक्ति है वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को गेन करता है। ठीक है, और जब रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी को गेन कर रहा होता है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम प्यूबर्टी की बात करें तो दो शब्द आपके पास आते हैं, एडोलसेंस है और प्यूबर्टी है। आपने कहा प्यूबर्टी इज द टाइम पीरियड इन लाइफ व्हेन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। प्यूबर्टी वो अवस्था है, वो स्टेज है जहां पर कोई भी जो जीव है वो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी को गेन कर लेता है और वो अब रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल होता है। दोनों में डिफरेंस जो है वो आप देखिए। एडोलसेंस में आपने कहा कि जैसे आपको इमेज दिखाई दे रही है कि एक न्यूबॉर्न था, उसके बाद वो चाइल्ड कहलाया, फिर एडोलसेंस कहलाया, देन अडल्ट, और उसके बाद ओल्ड एज आती है, यानी कि वृद्धावस्था आती है। ये पूरी प्रोसेस आपने कहा कि कहाँ से, आपने कहा न्यूबॉर्न से लेकर एडोलसेंस तक जो प्रोसेस हो रही है उसे आप एडोलसेंस कह रहे हैं, एडोलसेंट बनने तक की जो प्रोसेस है। ठीक है, आपने कहा प्यूबर्टी क्या है? आपने कहा प्यूबर्टी वो एज है जहां पर अब कोई भी जो व्यक्ति है वो रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट आपने देखे थे कुछ चेंजेस देखे थे कि जब यहाँ पर आपके किशोर अवस्था आती है तो किशोर अवस्था के दौरान कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। क्या क्या वो चेंजेस थे? जैसे कि आपने कहा सडनली हाइट यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, बॉडी के शेप में यहाँ पर चेंजेस आ जाते हैं, वॉइस में यहाँ पर चेंजेस आते हैं, increase sweat and oil production in the skin, development of sex organ, mental, emotional and intellectual maturity। ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं जो कि आपने पढ़ी हैं, आपने इसका एक्सप्लेनेशन भी देखा है। जैसे कि आपने कहा कि सडनली आप देखते हैं कि जो 10 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं उनकी हाइट एकदम से बढ़ने लगती है। वॉइस में चेंजेस का क्या मतलब है? आपने कहा कि यहाँ पर जो गर्ल्स और बॉयज होते हैं दोनों की वॉइस में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि बॉयज की जो वॉइस होती है, आवाज होती है, भारी होने लगती है, गर्ल्स की जो वॉइस है वो पतली होने लगती है। यहाँ पर स्वेट एंड ऑयल प्रोडक्शन शुरू होने लगता है कि जिसका परिणाम आपको देखने को मिलता है कि पिंपल्स हो गए हैं स्किन पर। ठीक है, यहाँ पर जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या होने लगते हैं, डेवलपमेंट होने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा कि मेंटल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी आती है, आपको समझ आ जाती है। अब आपको अगर किसी ने एक बात बोली है तो उस बात के आप क्या सारे पहलुओं के बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको फॉर कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी ने आपको कहा कि क्या है, आपको रोज मंदिर जाना चाहिए। ठीक है, तो आप रोज मंदिर जा रहे हैं, लेकिन जब आप बड़े हुए, जब आपने क्या किया, मेंटल और इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी आप पे आए तो आपने रीजन जाना कि हमें क्यों जाना चाहिए। ठीक है, क्यों जाना चाहिए? पीस के लिए जाना चाहिए। ठीक है, तो यही बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं कि जब आपको कोई कुछ कहता है तो आप उसमें अपना थॉट भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ बोला और आपने एज इट इज उस चीज को मान लिया है। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाई हाइट ऑफ फैमिली मेंबर इज जनरली सिमिलर। परिवार के सदस्य की लंबाई आमतौर पर समान क्यों होती है? ऐसा क्यों होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है,
आपने कहा क्योंकि आपको अपने परिवार से क्या मिल रहा है, आनुवांशिक पदार्थ मिल रहा है। आनुवांशिक जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, क्या होता है आपका जेनेटिक मटेरियल, आपने कहा डीएनए। ठीक है, आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो है यहाँ पर डीएनए। ये जो डीएनए आपका है ये आपको किससे मिलता है, आपने कहा आपके परिवार से मिलता है। परिवार में किससे मिलता है, आपने कहा आपके जो पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स के पास आपके ग्रैंड पेरेंट्स का भी जेनेटिक मटेरियल होता है, तो आपको क्या मिला, अपने पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल, अपने ग्रैंड पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल मिलता है। अब डीएनए क्या होता है, आपने कहा डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है वहां पर रहती है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन रहती है। आपने कहा कि जो डीएनए है, आपकी बॉडी का कोई भी जो कैरेक्टर है, कोई भी कैरेक्टर ले लीजिए, आपकी हाइट से लेकर के, आपका स्किन कलर से लेकर के, आपका बॉडी टाइप से लेकर के, ठीक है, आपका हेयर हो गया, आई हो गई, कोई भी आप गुण ले लीजिए, कोई भी कैरेक्टर ले लीजिए, उसके लिए आपका डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या आपने पढ़ा था, आपने कहा था कि डीएनए का कोई एक सेगमेंट, आपने कहा फॉर एग्जांपल ये डीएनए का एक, ये पूरा एक डीएनए है, ठीक है, पूरा एक ये क्या है, डीएनए है। आपने कहा डीएनए का एक छोटा सा पार्ट, इस छोटे से पार्ट से आपका क्या बनता है, आरएनए बनता है। इस आरएनए से आपका क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। इस प्रोटीन से, ये जो प्रोटीन है ये किसी गुण के लिए उत्तरदायी यहाँ पर होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो हमने क्या बोला, डीएनए का ये छोटा सा पार्ट जो आरएनए को बना रहा है और ये आरएनए प्रोटीन को बना रहा है, ये प्रोटीन किसी गुण के लिए उत्तरदायी है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ये आपके बालों के रंग के लिए उत्तरदायी है। ये क्या है, जो बालों का रंग है, फॉर एग्जांपल आपके बालों का जो कलर है वो ब्राउन है। आपके बालों का कलर ब्राउन क्यों है, एक प्रोटीन के कारण है। ये प्रोटीन किससे बन रही है, एक आरएनए से बन रही है। ये आरएनए किससे बन रहा है, डीएनए के एक छोटे से पार्ट से बन रहा है, और इस छोटे से पार्ट को आपने कहा था जीन। क्या कहा था, जीन कहा था। अब आपने कहा कि आपकी मदर और आपके फादर दोनों में ही क्या होंगे, बालों के कलर के लिए क्या होंगे, जीन होंगे। ठीक है, आपने कहा आपके फादर के बालों का कलर कैसा था, आपने कहा ब्राउन था। आपकी मदर का कैसा था, आपने कहा ब्लैक था। अब यहाँ पर दोनों प्रकार के जीन आपके पास क्या है, आ सकते हैं। आपने कहा कि या तो आपके बालों का कलर ब्राउन हो जाएगा या तो ब्लैक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बालों के कलर के लिए जो जीन है वो आपको कहाँ से मिला है, आपके पेरेंट्स से मिला है। ठीक है, आपके पेरेंट्स से आपको मिला है। तो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो ब्राउन हो सकते हैं या तो ब्लैक आपके बाल यहाँ पर हो सकते हैं। ऐसे ही हमने कहा कि हाइट का भी सेम सीन होता है। आपने कहा कि कोई प्रोटीन है जो कि क्या है, यहाँ पर हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कोई एक प्रोटीन है जो हाइट के लिए क्या थी, रिस्पॉन्सिबल थी। अब हाइट में आपने क्या बोला, अगर आप दोनों पेरेंट को यहाँ पर ले लेंगे, आपने कहा कि यहाँ पर दोनों पेरेंट को अगर आप ले लेंगे, ये है मदर, ये है फादर। अब आपने कहा कि यहाँ पर इन दोनों की जो हाइट थी वो कैसी थी, हाइट कैसी थी यहाँ पे मदर की, आपने कहा कि मदर की जो हाइट थी वो भी अच्छी है, यहाँ पर फादर की जो हाइट है वो भी यहाँ पर अच्छी है, यानी कि मदर भी कैसी थी, टॉल थी, फादर भी कैसे थे, टॉल थे। अब आपने कहा कि जो यहाँ पर जीन होगा हाइट के लिए वो एक ही प्रकार का जीन है, क्योंकि मदर में भी क्या है, लंबाई के लिए जो जीन है, और फादर में भी लंबाई के लिए जीन है। अब आपने कहा जो F1 जनरेशन यानी कि पहली पीढ़ी यहाँ पर आई वो भी कैसे निकली, यहाँ पे टॉल हो गई है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब आपने कहा कि यहाँ पर जो मदर है और जो फादर है, ठीक है, वो दोनों कैसे थे, आपने कहा फादर भी टॉल थे, आपने कहा मदर भी टॉल थी, लेकिन जब F1 को देखा गया तो F1 में क्या थे, कुछ तो टॉल थे, कुछ ड्वार्फ भी निकल गए हैं। ड्वार्फ का मतलब समझते हैं आप लोग, बौना।
ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है। मोस्टली आपने ये चीजें देखी, आपने कहा कि जिसके जो पेरेंट हैं वो उनकी हाइट अच्छी है तो उनके बच्चों की हाइट भी अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? क्योंकि हाइट के लिए जो जीन उत्तरदायी हैं वो उन्हें कहाँ से मिल रहा है? अपने पेरेंट से मिल रहा है। और दोनों पेरेंट अगर लंबे हैं तो दोनों पेरेंट कौन सा जीन दे रहे हैं? वो वाला जीन जो कि लंबाई के लिए उत्तरदायी है। तो आपने कहा कि चांसेस पूरे यहाँ पर क्या होंगे? मैक्सिमम जो चांसेस होते हैं वो कैसे होते हैं कि यहाँ पर उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं या उनकी संतति होती है वो कैसी होती है? यहाँ पर टॉल होती है। लेकिन कभी कभी आपको ये वाला जो सिनारियो है ये भी आपको देखने को मिलता है कि जो मदर एंड फादर हैं वो तो टॉल हैं लेकिन उनके जो संतति होती है वो कभी कभी उनकी हाइट कम हो जाती है, बौने हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हाइट कम क्यों हो रही थी? क्योंकि आपको ये पता है कि आपके जो मदर एंड फादर हैं उन्हें भी कहाँ से यहाँ जो जीन कहाँ से मिले हैं? ग्रैंड पेरेंट्स से, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से और आपके मदर एंड फादर के पेरेंट्स से। ठीक है, जो ग्रैंड पेरेंट है उनसे उन्हें क्या मिले हैं? जीन मिले हैं। हो सकता है कि यहाँ पर आपके दादा दादी या नाना नानी में से कोई ऐसा था कि जिसकी हाइट अच्छी नहीं थी, ठीक है, वो बौने थे और उसका जो जीन है वो इस वाली पीढ़ी में तो नहीं आया लेकिन वो नेक्स्ट पीढ़ी में आ गया है। तो इसीलिए आपको कभी कभी क्या देखने को मिलता है कि जो मदर एंड फादर हैं वो लंबे होते हैं लेकिन उनके जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पर बौने हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ऐसा क्यों होता है कि जो हाइट है वो हमारे जो फैमिली है उससे सिमिलर होती है। क्योंकि जो फैमिली में हम क्या कर रहे हैं? अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर कर रहे हैं। फैमिली में किस किस की बात आई है? ध्यान दीजिए, ग्रैंड पेरेंट, आपके नाना नानी, दादा दादी और आपके माता पिता, इनकी यहाँ पर बात हो रही है। तो आपकी जो हाइट है वो इन्हीं से क्या होती है? मैच करती है। क्लियर है इतनी बात? इजी क्वेश्चन था। चलिए, सेकंड आपने बात की थी व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। द्वितीय लक्षण क्या होते हैं? वो लक्षण, वो कैरेक्टर जो कि यहाँ पर किशोर अवस्था में शुरू होने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर बॉयज में क्या क्या बता रखे हैं? फेशियल हेयर ग्रोथ, आपके फेस पे हेयर ग्रोथ आने लगते हैं। और यहाँ पर जो चेस्ट, अंडर आर्म्स एंड प्यूबिक एरिया होते हैं यहाँ पर ग्रोथ होने लगती है। फीमेल में यानी कि गर्ल्स में आपने क्या बोला? आपने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और वही ग्रोथ ऑफ हेयर, अंडर आर्म्स एंड प्यूबिक एरिया। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे थे हार्मोन्स की कि हार्मोन्स क्या होते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर हार्मोन्स, आपने सबसे पहले ग्रंथियों की बात की थी। ठीक है, हमारे शरीर में क्या होती हैं? कुछ ग्रंथियां होती हैं और वो ग्रंथियां कुछ रसायनों का स्राव करती हैं, कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करेंगे और इन्हीं केमिकल्स को हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अब फंक्शन क्या है इन हार्मोन का? क्या पढ़ा था आपने? क्योंकि ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। क्या पढ़ा था आपने? आपने कहा था दीज केमिकल सब्सटेंसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन द ह्यूमन बॉडी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। आपको कहा गया है कि यौवन के समय मानव शरीर में परिवर्तन के लिए ये रसायन क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं? आपने कहा हार्मोन की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने एक और चीज की बात की थी, अंतःस्रावी ग्रंथियों की हमने बात की थी। क्या होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां? एंडोक्राइन ग्लैंड जिसे आप कह रहे हैं। इसी के साथ साथ आप एक्सोक्राइन ग्लैंड की भी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है और एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो क्या होती हैं। देखिए, हमने बात की है सबसे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं। बहिश्रावी ग्रंथियां, देखिए ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। ग्रंथियों का काम क्या होता है? श्रावण। ग्रंथियों का काम है श्रावण करना। ठीक है, अब हमने बोला कि जो ग्रंथियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिश्रावी ग्रंथियां। तो जो बहिश्रावी ग्रंथियां होती हैं उसके जो एग्जाम्पल आपके पास आते हैं वो है आपका जैसे स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड से क्या निकल रहा है? सलाइवा निकल रहा है। कहाँ पे निकल रहा है? आपने कहा एक पर्टिकुलर एरिया में निकल रहा है। यानी कि बहिश्रावी ग्रंथियों से जो भी श्रावण होता है वो डक्ट में होता है।
अब आपको कैसे समझ आएगा कि डक्ट में श्रावण होता है तो क्या डिफरेंस है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी में। आपने कहा अगर हम अंतःस्रावी ग्रंथियों की एग्जांपल देखेंगे तो इसमें आपने एक पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड। आपने कहा था जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, क्योंकि सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, आपने कहा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर रही है, वो हार्मोन जो वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, और कहाँ रिलीज कर रही है, आपने कहा ब्लड में। आपने कहा कि ये क्या कर रही है, आपके रक्त में ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर रही है। अब यहाँ पर क्या है, जो ग्रोथ हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज हो रहा है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो आपने कहा कि आपके रक्त में रिलीज हो रहा है, आपका जो रक्त है वो पूरी बॉडी में फैला हुआ है, इसका मतलब आपकी पूरी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन है वो दौड़ रहा है। ठीक है, जब हमने सलाइवा की बात की, यानी कि लार की बात की, आपने कहा लार सिर्फ आपके मुख में सिक्रीट होता है, आपके मुख में श्रावित होता है, ऐसा नहीं है कि आपके हाथों में श्रावित हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो श्रावण एक पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है वो डक्ट के माध्यम से हो रहा है, उसे आप क्या कहते हैं, बहिःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या होता है कि जो ग्लैंड है वो अपना श्रावण रक्त में श्रावित करती हैं, डक्ट यहाँ पर नहीं होंगी, ये क्या करेंगे, डायरेक्ट रक्त में क्या करेंगे, ब्लड में अपने श्रावण को रिलीज कर देती हैं, और ऐसी ग्रंथियों को आप क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं, हार्मोन को रिलीज करती हैं। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा हार्मोन्स, द हार्मोन्स एक्ट एज अ मैसेंजर, जो हार्मोन होते हैं वो संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं, and are responsible for the transforming signal from one cell to another. Hence, they evoke responses from various organs of the body and tissue. Hormones have certain properties or characteristics. जो यहाँ पर हार्मोन होते हैं उसके कुछ गुण आपको दिखाए गए हैं। क्या क्या आपने बोला था, आपने कहा था एक तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा श्रावित होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो आपका रक्त है रक्त में फ्लो करते हैं, ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ द टारगेट सेल। जो आपकी टारगेट सेल होती है, जिस सेल पे कार्य करना है, जिस सेल में जिस कोशिका में चेंजेस आने हैं, उसके ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट को कॉज करते हैं, जैसे कि बिहेवियर में चेंजेस, जैसे कि ग्रोथ में चेंजेस, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन, प्यूबर्टी, मेनोपॉज एक्सेट्रा। ये क्या करेंगे, जो इफेक्ट होते हैं वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट को यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आपने क्या बोला, आपने कहा कि ये क्या करते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में सिक्रीट होते हैं, और तभी सिक्रीट होते हैं जब इनकी आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं है कि कभी भी सिक्रीट हो रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट ग्लैंड प्रेजेंट इन द बॉडी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। अलग अलग जो ग्रंथियां होती हैं वो अलग अलग हार्मोन को यहाँ पर सिक्रीट करती हैं। द नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ हार्मोन्स इन द बॉडी। आपका जो तंत्रिका तंत्र है वो यहाँ पर हार्मोन्स के फ्लो को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, हम बात कर रहे थे यहाँ पर आपको एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताया गया है। एंडोक्राइन सिस्टम में आपको एंडोक्राइन ग्रंथियां कौन कौन सी है वो बताई गई हैं। क्लियर है, तो आपने कहा द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि इनमें डक्ट नहीं होती हैं। डक्ट का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जैसे कि आपने कहा कि ब्लड फ्लो होता है, किसमें होता है, आर्टरी में होता है, वेन में होता है, कैपिलरी में होता है। ठीक है, वैसे ही हमने कहा कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड थी वो भी क्या होती है, डक्ट के माध्यम से निकलती हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें, हमने कहा कि क्या है, पाइप के माध्यम से निकल रही है, एक पाइप के माध्यम से एक पर्टिकुलर ऑर्गन में एक विशिष्ट अंग में स्रावित हो रही हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में ऐसा नहीं है, जो भी यहाँ पर ग्लैंड से श्रावण हुआ वो पूरे सीधे आपके ब्लड में आ जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको कहा गया है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, बिकॉज दे सिक्रीट द हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड, क्योंकि ये क्या करते हैं, सीधे रक्त में ही श्रावण करती हैं। इन मेल टेस्टिस सिक्रीट द मेल हार्मोन्स और द टेस्टोस्टेरोन। तो मेल में एक आपको मेल हार्मोन का नाम बता रखा है वो है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल हार्मोन का नाम बता रखा है जो कि फीमेल में क्या होता है, रिलीज होता है, वो है एस्ट्रोजन। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से एंडोक्राइन सिस्टम में आपको क्या क्या बता रखा है, हाइपोथैलेमस है, पीनियल बॉडी है, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड बता रखी है, थायराइड बता रखा है, थाइमस बता रखा है, एड्रिनल ग्लैंड है, यहाँ पर पैनक्रियाज है, ओवरी है और टेस्टिस है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात।
चलिए, अब जो आपके पास हेडिंग आती है उसमें आपको कहा गया है रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। देखते हैं कि जो हॉर्मोन्स होते हैं उनके क्या क्या रोल यहाँ पर होते हैं, ध्यान दीजिए। आपको कहा गया है एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हॉर्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच द पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। सबसे पहले टारगेट साइट को समझिए, क्या होता है टारगेट साइट। आपने कहा एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकले, वो आपके रक्त में आए। अब आपका जो रक्त है वो पूरे शरीर में दौड़ रहा है, लेकिन जो हार्मोन है वो वहीं पे एक्ट करेगा, वहीं पे कार्य करेगा जहां पर इसकी आवश्यकता है, और जहां पर इसकी आवश्यकता है उसे आप कहते हैं टारगेट सेल साइट। ठीक है, टारगेट साइट कहते हैं। नेक्स्ट आपने बोला द टारगेट साइट रिस्पॉन्स टू द हार्मोन। अब जैसे ही टारगेट साइट पे हार्मोन गया, वो उसी प्रकार से क्या करेगा, रिस्पॉन्स देना शुरू करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेट्स ग्लैंड इन द बॉडी, जो कि आप देख चुके हैं कि यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स आई हैं, जो कि अभी आपने इमेज में देखी है। एग्जाम्पल आपके पास दे रखा है द टेस्टिस एंड ओवरीज सीक्रेट सेक्स हार्मोन। ठीक है, यहाँ पर अभी आपने क्या देखा था, आपने सेक्स हार्मोन के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने मेल और फीमेल दोनों में देखा था, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की आपने बात की थी। आपने कहा यू हैव जस्ट लर्न दैट these hormones are responsible for the male and female secondary sexual character। अब देखिए, आप अगर बात करें टेस्टिस की या ओवरीज की, क्या है आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऑर्गन्स हैं। ये क्या कर रहे हैं, कुछ हार्मोन को सिक्रीट कर रहे हैं, और जिन हार्मोन को सिक्रीट कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे यहाँ पर आपके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के लिए। ठीक है, क्लियर है। अब आप समझिए यहाँ पर कि क्या होती है टारगेट साइट। नेक्स्ट आपने बोला फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। जो यहाँ पर हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं वो कुछ हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहे हैं। द पिट्यूटरी सिक्रीट द मैनी हार्मोन्स, वन ऑफ विच मेक्स ओवा मेच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म फ्रॉम इन द टेस्टिस। अब क्या होता है कि जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उससे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, और यही हार्मोन क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे आपके सेक्स हार्मोन को। क्लियर है इतनी बात, यही चीज आपको बता रखी है। अब यहाँ पर पढ़िए, आपको एक इमेज में क्या बता रखा है, हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। पिट्यूटरी से हार्मोन यहाँ पर निकलते हैं, और आपकी जो टेस्टिस एंड ओवरीज होती हैं ये भी आपकी क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड में आपने इन्हें पढ़ा था। अब ये इन्हें स्टिमुलेट करेंगी। ठीक है, ये इन्हें क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, स्टिमुलेट का मतलब होता है इन्हें एक्टिवेट करेंगी, किन्हें, टेस्टिस और आपकी ओवरीज को। ठीक है, अब आपने कहा कि जब इन्हें स्टिमुलेट किया गया है तो जो मेल होंगे, मेल में यहाँ पे क्या निकलेगा, क्या रिलीज होगा, आपने कहा टेस्टोस्टेरोन रिलीज होने लगेगा, और फीमेल में एस्ट्रोजन यहाँ पर रिलीज होने लगेगा। पहला स्टेप क्लियर है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच द पार्ट ऑफ द बॉडी टारगेट साइट। अब यहाँ पर जब टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज हुए हैं, अब ये अपनी टारगेट साइट पर जाएंगे। टारगेट साइट पर जाएंगे तो आपने कहा कि कौन सी टारगेट साइट होगी फिर यहाँ पर, आपने कहा जहां जहां पर आपको सेकेंडरी कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको सेकेंडरी कैरेक्टर पढ़े थे आपने, आपने कहा था कि बॉयज में सेकेंडरी कैरेक्टर ये होते हैं, गर्ल्स में सेकेंडरी कैरेक्टर ये होते हैं। आपने कहा जहां पर सेकेंडरी कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं वही वहां पे क्या होगी, टारगेट साइट होगी इन हॉर्मोन्स के लिए। लास्ट में आपने क्या देखा, स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। अब जैसे ये टारगेट साइट पे गए, इन्होंने वहां पर चेंजेस लाने शुरू कर दिए हैं। बहुत इजी है, आपको सीक्वेंस समझना है कि हो क्या रहा है यहाँ पर। चलिए, नेक्स्ट जो आपके पास हेडिंग आती है वो है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। यानी कि अब आप बात करेंगे मानव में जीवन का प्रजनन चरण कौन सा होता है, कौन सा होता है देख लेते हैं। आपने कहा द एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ गैमेट इन ह्यूमंस लास्ट अंटिल द सर्टेन टाइम पीरियड ओनली। यानी कि मनुष्य में युग्मकों के उत्पाद की क्षमता निश्चित समय अवधि तक ही रहती है। दिस टाइम पीरियड वेराइज बिटवीन मेल एंड फीमेल। अब ये जो अवधि होती है पुरुष और महिलाओं में अलग अलग होती है। देखिए, रिप्रोडक्टिव फेज का क्या मतलब होता है। फेज आप जानते हैं, आपने लाइफ साइकिल पढ़ी होगी अगर, तो अलग अलग फेज आते हैं। जैसे कि आपने कहा
फेज का मतलब आपने कहा कि एक ऐसा चरण कि जहां पर वो जो प्रोसेस है वो वहां पर की जाएगी। अब आपने कहा कि रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब होता है कि जब तक गैमीट प्रोड्यूस हो रहे हैं, गैमीट यहाँ पर आपने पढ़ा गैमीट बनेंगे, मेल और फीमेल गैमीट अलग अलग बनेंगे, जब तक गैमीट प्रोड्यूस हो रहे हैं तब तक आपने कहा रिप्रोडक्टिव फेज यहाँ पर है। अब इसकी जो अवधि होती है वो निश्चित रहती है, ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम ही गैमीट बन रहे हैं। आपने पढ़ा कि जब प्यूबर्टी आएगी, तो प्यूबर्टी यानी जब किशोर अवस्था आएगी, तो किशोर अवस्था से ही वहां पर क्या होगा, गैमीट का प्रोडक्शन शुरू होगा। तो वहां से क्या हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद जो गैमीट है वो प्रोड्यूस होते रहेंगे। तो ये जो अवधि होती है ये क्या होती है, सीमित होती है, और अवधि दोनों में अलग अलग होती है, मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। तो देख लेते हैं। आपने कहा रिप्रोडक्टिव फेज इन फीमेल, फीमेल में कौन सी होती है? इट बिगिंस फ्रॉम द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स एंड लास्ट अंटिल द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। ये क्या होती है? आपने कहा 10 से 12 वर्ष की आयु में शुरू होती है फीमेल में, और 45 to 50 वर्ष की एज तक रहती है। नेक्स्ट आपने कहा व्हेन फीमेल हिट प्यूबर्टी द एग और ओवा स्टार्ट गेटिंग मैच्योर, कि जब महिलाएं युवावस्था में आती हैं तो यहाँ पर जो ओवा होते हैं वो मैच्योर होने लगते हैं। तो आपने अगर साइकिल पढ़ी होगी तो आपने ये पढ़ा था कि जो ओवा का फॉर्मेशन है, यानी कि जो फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन है, वो फीमेल में कब से शुरू हो जाते हैं? जब फीमेल खुद क्या होती है, वहां पर अपनी मदर के वूम में होती है। वहां पर क्या होता है कि जो गैमिट का प्रोडक्शन है, गैमिट का फॉर्मेशन है, वो आधे में रुक जाता है, और जब फीमेल का बर्थ होगा, फीमेल प्यूबर्टी में आएगी, तब जाके वो जो स्टेज है वो वहां से आगे की ओर बढ़ेगी। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप और अच्छे से इन सारी चीजों को समझेंगे। तो क्या समझा आपने? अपने का रिप्रोडक्टिव फेज क्या होती है? एक निश्चित समय तक होती है, मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। फीमेल में आपने देखा 10 से 12 वर्ष की उम्र में शुरू होगी और 45 से 50 वर्ष की आयु तक रहती है, जिसमें आपने मीनार्क और मेनोपॉज भी पढ़ा है, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपने वो वर्ड्स पढ़े हैं। नेक्स्ट आपने कहा वन ऑफ द ओवरीज देन रिलीज द मैच्योर ओवम अराउंड 22 to 38 डेज, कि अंडाशय में एक तब तक परिपक्व डिम को लगभग 28 से 30 दिनों में छोड़ देते हैं। आपको क्या चीजें बताई गई हैं? देखिए, आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, प्रकार से ठीक है। अब आपने कहा यह है ओवरी, यहाँ पर भी सेम ओवरी होगी दोनों साइड, ठीक है। ये आपका क्या है? फैलोपियन ट्यूब है, ये आपका यूट्रस है। अब आपने कहा कि क्या होता है, ये 28 डेज की साइकिल हमने पढ़ी थी जब आपने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा था। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जो ओवा है उसका प्रोडक्शन होगा, वो ओवा क्या होगा, यहाँ आएगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या होता है, जो ओवा है वो रिलीज हो जाता है सेल्स के साथ। तो एक टाइम यहाँ से आपको ओवा का प्रोडक्शन देखने को मिलता है, और एक टाइम यहाँ पर देखने को मिलता है। एक टाइम का क्या मतलब है कि जैसे कि फर्स्ट मंथ में यहाँ से ओवा का प्रोडक्शन हुआ तो सेकंड मंथ में यहाँ से होगा, फिर थर्ड मंथ में यहाँ से होगा, फोर्थ मंथ में यहाँ से होगा। ये साइकिल यहाँ पर चलती रहती है, जो कि 28 to 30 डेज की साइकिल होगी। नेक्स्ट आपने क्या बात की? आपने कहा द वॉल ऑफ यूट्रस एट दिस टाइम व्हेन एग इज रिलीज्ड बिकम थिक to hold the egg in case infertilization occurs and the egg develops। आपने कहा कि इस समय गर्भाशय की दीवार, जब यहाँ से क्या निकलता है, ओवा निकलता है या एक्सेल निकलती है, निषेचन होने की स्थिति में क्या करते हैं, एग को रिसीव कर लेते हैं, और रिसीव करने के लिए मोटी हो जाती है, और क्या होता है, जो एग है वो डेवलप यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर यूट्रस वॉल की बात की गई है। आपने ये लाइन क्या कह रही है? देखिए, यहाँ पर जो आपको यूट्रस दिखा रखा है, यूट्रस में एक वॉल होती है, एंडोमेट्रियम इसे कहते हैं, ये वाली लेयर एंडोमेट्रियम कहते हैं। आपने कहा कि जब यहाँ पर साइकिल चल रही होती है तो जो एंडोमेट्रियम होती है वो थिक बनने लगती है। क्यों थिक बनेगी? इन केस यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पर जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट आगे की ओर आता रहता है, इसमें डेवलपमेंट भी होते रहते हैं, और यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ इम्प्लांट हो जाएगा, यहाँ पर फिक्स हो जाता है, और यहीं पर क्या होता है, जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट होगा।
तो यहाँ पर एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए या जाइगोट को रिसीव करने के लिए जो एंडोमेट्रियम है वो थिक होने लगती है, ठीक है, थिक होने लगेगी। लेकिन क्या होगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो आपने कहा व्हेन द फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस शेड अलोंग विद द एग एंड द ब्लड सेल्स। आपने कहा ब्लड वेसल्स, आपने कहा जब निषेचन नहीं होगा तो जो एग है वो रक्त वाहिकाओं के साथ गर्भाशय की परत में क्या हो जाती है, वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, रिलीज हो जाती है। सेम चीज आपने जब चैप्टर पढ़ा था, आपने यही सारी चीजें डिस्कस की थी। आपको सिर्फ इतना यहाँ पर बताया गया है कि क्या होगा, आपके पास ओवरी के पेयर होते हैं। जब आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था फीमेल का, आपने कहा ओवरी के पेयर होते हैं। हर मंथ एक ओवरी से क्या होता है, जो एग है वो रिलीज होता रहता है, ठीक है। दोनों से एक साथ नहीं होगा, एक टाइम एक मंथ में एक टाइम पे एक से ही होता है। अब यहाँ पर जब एग रिलीज हुआ तो आपने कहा फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम है आपकी वो थिक हो जाती है ताकि वो जाइगोट को रिसीव करे। इन केस यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम है जो थिक हो गई है वो क्या होती है, एग के साथ रिलीज हो जाती है। इसे ही आप क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। चलिए, तो आपने कहा दिस रिजल्ट इन मेंस्ट्रुएशन और ब्लीडिंग इन फीमेल, यानी कि ये महिलाओं में मासिक धर्म कहलाता है। नेक्स्ट आपने क्या बोला, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड अ मीनार्क। ध्यान दीजिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जो सबसे पहला जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसे आप क्या कहते हैं, मीनार्क कहते हैं। दो शब्दों पे ध्यान देना, एक हो गया मीनार्क और एक हो गया मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या हुआ, व्हेन द फीमेल मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टॉप इट इज कॉल्ड मेनोपॉज, ठीक है। अब आपको पूछा जाता है कि मीनार कब स्टार्ट हुआ और मेनोपॉज कब हुआ, तो क्या एज आपने कही थी, आपने कहा जो मीना की एज है वो 10 to 13 या 12-13 जो भी आपकी एज है, मतलब ये जो रेंज करता है वो 10 से लेके 13 तक रेंज करता है। अगर हम बात करें मेनोपॉज तो आपने कहा था कि 45 to 50 की एज में आपको मेनोपॉज देखने को मिलता है, ठीक है। 45 to 50 की एज में आपको मेनोपॉज देखने को मिलता है। तो मेनोपॉज क्या हुआ, जब मासिक स्राव परमानेंटली बंद हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर आपको वो साइकिल देखने को नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि गैमीट का प्रोडक्शन यहाँ पर रुक गया है। तो क्या आपने पढ़ा, द होल मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स बिकॉज ऑफ फीमेल हार्मोन। तो जो भी आपको यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन दिखा वो किसकी वजह से होता है, फीमेल हार्मोन की वजह से आपको देखने को मिलता है। चलिए, नेक्स्ट जो हेडिंग आपके पास आती है वो है डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। आपने कहा जो बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी आप देखते हैं वो गर्ल है या बॉय है, तो किस चीज पे डिपेंड करता है, ये चीज आपके पास आई थी। बहुत इजी है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रोमोसोम की, उससे पहले हम बात करेंगे सेल की यानी कि कोशिका की। ये है एक सेल, इसे आपने क्या कहा, सेल मेम्ब्रेन कहा, या फिर इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जिसे आप कोशिका झिल्ली भी कह सकते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन आ गई। सेल मेम्ब्रेन के बाद आपके पास आया बीच में, जिसे आपने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा, या फिर आप कहते हैं इसे केंद्रक। अब आपके पास कुछ तरल पदार्थ आया है, इसे आपने कहा साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कुछ आपको ऑर्गेनेलीज भी दिखाई देंगे इस प्रकार से।
ये हो गया है। ये आपको कुछ कुछ ऑर्गेनेलीज दिखाई देंगे, जैसे कि आपने कहा ये है ईआर। ईआर का क्या मतलब होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि आपने कहा ये है गोल्जी एपेरेटस, ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारी चीजें आप पढ़ते चले आते हैं, ठीक है। जब आपने सेल के बारे में पढ़ा तो आपने डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ी हैं। हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। हमने कहा न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे? हमने कहा न्यूक्लियस के अंदर होगा हमारा डीएनए, हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है, हमारा डीएनए होगा। अब हमने कहा ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर हमारा जो डीएनए है वो पैक होगा। तो हमने कहा डीएनए जब पैक होता है तो कभी कभी हम इस प्रकार से दिखाते हैं। इस प्रकार से जब हम दिखाते हैं तो इन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र। तो क्रोमोसोम क्या हुए, यानी कि क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, और डीएनए क्या हुआ? ये हमारे कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं, ये हमें पता है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आपके क्रोमोसोम और डीएनए में क्या डिफरेंस है। क्लियर है? इतनी सारी चीजें क्लियर है आपको? चलिए, आपने कहा आपका जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंड है, इस प्रकार से ये डबल स्ट्रैंड है, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है। आपने कहा कि ये जो डीएनए है यहाँ पर कुछ प्रोटीन ऐड हो जाती है। ये तो आपका डीएनए है, ठीक है, ये आप जानते हैं। आपने कहा यहाँ पर कुछ प्रोटीन ऐड हो गई। क्या कहते हैं इस प्रोटीन को? आपने कहा हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन आपकी ऐड हो गई। अब ये जो डीएनए है ये क्या हो गया? अरेंज हो गया है। कैसे अरेंज हुआ? इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया है? अरेंज हो गया है, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन आपकी आ गई है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ साथ यहाँ पे कुछ और प्रोटीन भी आ गई है। यहाँ साइड साइड में ये कुछ, ये क्या है आपकी? नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, यानी कि हिस्टोन के अलावा कोई और प्रोटीन है, ठीक है। अब आपने इस स्ट्रक्चर को क्या बोला? ये जो स्ट्रक्चर आपके पास आया है इसे आपने बोला क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र, ठीक है। आपने क्या बोला? गुणसूत्र बोला। हमेशा जो क्रोमोसोम है आपको इस कंडीशन में नहीं मिलते हैं। जब आप सेल साइकिल पढ़ेंगे, यानी कि जब आप कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, तब कोई एक ऐसे स्टेज आते हैं जब आपको इस रूप में आपको क्या दिखाई देते हैं? क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम है, इनका नंबर कितना होता है एक सेल में, एक कोशिका में? आपने कहा इस कोशिका में, ये एक कोशिका है और इसमें अगर हम देखें कि क्रोमोसोम का कितना नंबर होगा, आपने कहा 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं एक सेल में, जो डिप्लॉयड सेल होती है, ठीक है, क्योंकि हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है? डिप्लॉयड है। आपने कहा इसी प्रकार से आपके पास 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर है अगर आपको, तो अब आप समझ पाएंगे कि कैसे यहाँ पर क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। चलिए, सो क्लास आज आपने देखा यहाँ पर कि जो हार्मोन्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग क्या क्या होती है, किस प्रकार से हार्मोन यहाँ पर काम करते हैं। इसी के साथ आज आपने बात की है क्रोमोसोम और डीएनए में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे लिंग निर्धारण की, तो एक बार आप लोग पढ़ के आएंगे क्या होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।